हेलो दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम रोहित शाह है और मैं आज फिर से आप लोगों के साथ 28 जुलाई के 28 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए बिना लेट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सेशन को। और आप लोग हमेशा याद रखिए कि हमारा जो करंट अफेयर सेशन है रोज़ सुबह 7 बजे से, ठीक है, रोज़ सुबह 7 बजे यूट्यूब चैनल पे शो होता है। और अगर आप लोगों को किसी तरह का क्वेरीज़ है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है जो कि बोकारो झारखंड में सिचुएटेड है। और अगर किसी तरह का एडमिशन के लिए या फिर किसी तरह का कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग इस नंबर पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर सेशन को। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ, एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट बाय एफ ए ओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रेस इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक रिपोर्ट आया है FAO के अकॉर्डिंग, तो बताना है इंडिया का जो अभी रैंक क्या है फॉरेस्ट कवर एरिया में। ठीक है, फॉरेस्ट कवर एरिया जो रेज किया है उसमें इंडिया का रैंक क्या है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑफ, ठीक है, थर्ड। इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पर है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पर कौन है, तो आपका फर्स्ट पर जो है, फर्स्ट पर है चाइना। फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड पर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये सेकंड पर, और थर्ड पर इंडिया। ठीक है, इस तरह से इस तरह से याद रख सकते हैं, फर्स्ट चाइना, सेकंड ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इंडिया। ठीक है, कुछ बातें और ध्यान रखिएगा, जैसे कि इंडिया का जो अभी 2020 में ग्रोथ हुआ है ये है टोटल 0.38। ठीक है, 0.38%। ठीक है, 0.38%। और अप्रॉक्स पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्स 2% एरिया जो है इंडिया कवर करता है फॉरेस्ट में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 2% जो है इंडिया का फॉरेस्ट कवर किया गया है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही सही है। ये टोटल जो है फॉरेस्ट कवर हुआ है 2010 से 2020 तक का। ठीक है, 2010 से 2020 तक का आंकड़ा लिया गया है। ठीक है, और कुछ याद रखिएगा, इंडिया जो है सिर्फ फॉरेस्ट कवर में नहीं, फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, फॉरेस्ट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें भी टॉप पर है। फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट में ये भी टॉप पर है। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट पूरे ग्लोब में टोटल फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है 12.5 मिलियन है, 12.5 मिलियन, जिसमें कि अकेला इंडिया जो है 6.23 बियर करता है। ठीक है, अकेले इंडिया जो है 6.23 बियर करता है, जो कि अप्रॉक्स 50% है, इसलिए इंडिया इसमें टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया जो है रिसेंटली रिसीव किया है फर्स्ट बैच ऑफ राफेल जेट्स। ठीक है, राफेल जेट का फर्स्ट जो बैच है, सेट है, उसको रिसीव किया है, जिसमें कि टोटल 5 राफेल जेट्स आए हैं। ठीक है, 5 राफेल जेट्स आए हैं। तो बताना है ये किस कंट्री से खरीदा गया है। ठीक है, ये किस कंट्री से खरीदा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन से खरीदा गया है। ठीक है, फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन से। ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया ने इंडिया ने 2016 में, ठीक है, 2016 में इंडिया ने 36 राफेल जेट्स का साइन किया था फ्रांस के साथ, MOU साइन किया था, एग्रीमेंट हुआ था। और कितने कॉस्ट में, तो 59,000 करोड़ में। ठीक है, 59,000 करोड़ में इंडिया ने 36 राफेल जेट्स का साइन अप किया था फ्रांस के साथ, फ्रांस के असॉल्ट एविएशन के साथ। ठीक है, और अभी आने वाले 2021 तक जो बाकी के 31 राफेल जेट्स है इसको डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए
रफ़ाइल जेट्स के बारे में जान लीजिए। देखिए ये होते हैं रफ़ाइल जेट्स। इसका टोटल स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड है 2222.6 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। इसका जो टोटल स्पीड होता है ये है 2222.6 किलोमीटर पर आवर। ये तकरीबन 50,000 की हाइट पर जा सकते हैं, 50,000 फीट के हाइट पे। और ये लगभग 9,500 केजी का वेट उठा सकते हैं, ठीक है, ये इतना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया रफ़ाल के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी किस टीम को 2018 जो एशियन गेम्स हुआ था, उनको जो मेडल है, सिल्वर मेडल है, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये जो टीम है ये है हमारा इंडिया, ठीक है। हमारा जो भारत का टीम है, ठीक है, हमारा जो भारत का टीम है उसका जो सिल्वर मेडल था उसको अपग्रेड करके गोल्ड कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो बहरेन है, ठीक है, बहरेन का जो बहरेन की जो टीम है ना, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है। बहरेन की जो टीम है उनको डिस्क्वालीफाई किया कर दिया गया है। एक नाम याद रखिएगा, बहरेन की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है केमी एडेकोया, ठीक है, केमी एडेकोया, ठीक है। इनको अभी ये एथलीट है, तो एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा इन पे 4 साल का बैन लगा दिया गया है, ठीक है। इसी वजह से बहरेन का जो टीम है उस पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और बहरेन के पूरे टीम को। और किस खेल में? तो एथलीट्स के 4x400 रिले के, ठीक है, 4x400 रिले जो होता है उसमें बैन लगाया गया है। तो इसी वजह से इंडिया को जो है गोल्ड मेडल में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए ये 2018 का जो एशियन गेम है, अगर आप लोगों को पढ़े होंगे तो याद होगा, ये इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। ये इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के 2 जगह, जकार्ता और पाल पैलम गैंग, ठीक है। और एशियन गेम जो हर 4 साल में एक बार होता है, तो 18 के बाद तो ये जो हुआ अभी 19th होने वाला है। और ये होने वाला है आपका होंगजाओ चाइना में, ठीक है, होंगजाओ चाइना में, जिसका आप आपको पता होना चाहिए कि जिसका जो थीम है, मोटो है, ये है स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट्स। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें और बात याद रखिएगा, जो 4x400 रिले होते हैं ना, इसमें टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो इसमें किसको किसको इंडिया की तरफ से अभी गोल्ड मिल गया है, तो ये याद रखिएगा। पहली है मोहम्मद एनास, ठीक है, मोहम्मद एनास, ठीक है। दूसरी है एम आर पुवाम्मा, पुवाम्मा, ठीक है, M.R. पुवाम्मा, ठीक है। तीसरा है एरोकिया राजीव, ठीक है, तीसरे है एरोकिया राजीव, ये इंडियन है सारे। और फोर्थ है हिमा दास, ठीक है, हिमा दास को सभी को पता होगा, हिमा दास जिन्हें ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं, हिमा दास, ये फोर्थ है, ठीक है। चलिए ये दोनों, ये सभी पहले सेकंड थे लेकिन अब इनको फर्स्ट पर लाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी किस स्टेट या यूटी ने मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम लाया, ठीक है। मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है? ताकि ये प्रोग्राम के तहत जो स्टेट है वहाँ के रोड्स को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, वहाँ के रोड को इम्प्रूव किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू का, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू का। तो इनके द्वारा ही प्रोग्राम है, ये लाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हीं के द्वारा लाया गया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या किया जाता है, एक 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 चीज़ होता है, पदार्थ होता है जिसका नाम होता है मैकेडम, ठीक है, मैकेडम। इसमें क्या होता है, इक्वल साइज की जो स्टोन्स होती है उनको यूटिलाइज किया जाता है रोड बनाने में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम। और इसके तहत जो लैंडस्लाइड वगैरह एरियाज होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा बाढ़ वगैरह का खतरा होता है, जिससे रोड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है,
इसी प्रोग्राम को रोड वहाँ के रोड्स को इम्प्रूव करने वाला है। तकरीबन 11,000 किलोमीटर को रोड्स को इम्प्रूव किया जाएगा और इसमें टोटल जो कॉस्ट रखा गया पहले ट्रेंच में ये है 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ जो है पहले ट्रेंच में गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा एलोकेट किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी किसी मिनिस्ट्री ने, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स, ठीक है, 10,000 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। लगभग 10,000 नहीं है, 100 इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स को 100 आर्टिकल्स को आर्टिशियन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहाँ पर? गुजरात गांधीनगर में। और किस योजना के तहत? कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार सशक्तिकरण योजना जो कि केवीआईसी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, केवीआईसी के जो हेड है उनका नाम याद रखिएगा, ये है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील। ठीक है, इसके तहत क्या है, जो देखिए यहाँ बिजली के कनेक्शन के साथ इस जो व्हील इस पॉटरी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। गांधीनगर के कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनका, जिनका नाम है अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेंजामिन कापा, ठीक है, बेंजामिन एम कापा या बोल सकते हैं बेंजामिन कापा। ठीक है, इनका निधन हो गया अभी। तो बताना है ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये किस जगह के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो याद रखिएगा ये थे तंजानिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, तंजानिया के ये राष्ट्रपति थे बेंजामिन एम कापा। ठीक है, चलिए केनिया का क्या है? केनिया का कैपिटल याद रखिएगा, केनिया का है नायरोबी। ठीक है, केनिया का है नायरोबी और शीलिंग। वियतनाम का क्या है? हनोई और डोंग। हनोई और डोंग। मलेशिया का क्या है? कोलालमपुर और रिंगिट। रिंगिट। ठीक है, और तंजानिया, तंजानिया का क्या है ये आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा, कैपिटल और करेंसी। ठीक है, इससे मेरे को पता चलेगा कितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तंजानिया का कैपिटल और करेंसी जो है ये आप लोग कमेंट में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो होने वाला है ये 4th एडिशन होगा। तो बताना ये कौन सा कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है। ये कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने वाला है? तो ये याद रखिएगा, ये हरियाणा के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, इस बार हरियाणा के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए 2020 का कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में जो खेलो इंडिया हुआ था, ये पहले से याद रखिएगा, ये हुआ था गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में। ठीक है, ये 3rd एडिशन है, तो ये 3rd एडिशन था। ठीक है, फर्स्ट जो था, ठीक है, फर्स्ट 2018 में हुआ था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा फर्स्ट जो हुआ था ये, इसमें टॉप पर था हरियाणा। हरियाणा टॉप पे था। सेकंड जो था उसमें टॉप पर था, सेकंड वाला जो था उसमें जो टॉप पर थे ये हरियाणा जो है ये सेकंड पे था। ठीक है, हरियाणा जो है सेकंड पे था, सेकंड में। और थर्ड में भी हरियाणा हरियाणा जो है ये सेकंड पे था। फर्स्ट पर महाराष्ट्र था। ठीक है, महाराष्ट्र फर्स्ट पर था। चलिए क्लियर होगा। 2020 में ये भी याद रखिएगा, 2020 में फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम ये जो हुआ था उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। और इसमें जो टॉप किया था ये था पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, सेकंड पे सावित्री भाई फूले यूनिवर्सिटी था, और थर्ड पे पंजाबी यूनिवर्सिटी था। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं हुई, पहले फर्स्ट पर था पंजाब और थर्ड पे था पंजाबी यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी नासा ने एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने का डिसीजन लिया है अंटार्कटिका से। ठीक है, अंटार्कटिका से ये लॉन्च करेगा। तो बताना ये कब तक लॉन्च किया जाएगा एस्ट्रोस मिशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा एस्ट्रोस का फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ। ठीक है, ये याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पे एक वर्ड का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, कि
एस्ट्रॉस में आर का मतलब क्या है या टी का मतलब क्या है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो नासा जो इसको लॉन्च करने का डेडलाइन दिया है वो है दिसंबर 2023, ठीक है, वो दिसंबर 2023 में नासा ने सोचा है कि इसको लॉन्च किया जाए, ठीक है। और इसको समझ लीजिए ये मिशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें लगभग जो अगर आप एक रॉकेट से सैटेलाइट को भेजते हैं तो लगभग आपको 200 से 300 करोड़ मिलियन का खर्च आता है, लेकिन अगर इस मिशन के तहत आपको एक फुटबॉल स्टेडियम साइज, ठीक है, फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून के साथ भेजा जाएगा और इसमें लगभग कॉस्ट आएंगे 5 से 6 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो सोचिए कितना सेविंग हो जाएगा। इसलिए ये अगर ये सक्सेसफुल रहता है नासा के द्वारा, तो बाकी जो कंट्रीज़ है, जो इसके स्पेस एजेंसीज है, जैसे कि इसरो हो गए, ठीक है, चाइना के स्पेस एजेंसी, ये सब भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, ताकि अगर ये सक्सेस हुआ है तो वो लोग भी इसको अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। एक फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून के साथ सैटेलाइट को भेजा जाएगा, ताकि जो स्पेस है, ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये भेजा कहाँ जाएगा, तो ये स्पेस में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, स्पेस से बहुत ही नीचे भेजा जाएगा और स्ट्रेटोस्फेयर में भेजा जाएगा, जैसा कि नाम कह रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, जहाँ ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोस मिशन जो है इसको कहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, ठीक है, इसके सैटेलाइट को कहाँ पर प्लॉट किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाडा, ठीक है, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग जो एजेंसी, ये जो है मोनाको में है, ठीक है, मोनाको। तो बताना है कि ये अभी नेशनल इंडिया का जो नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी है, इसका जो सस्पेंशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया है इसका सस्पेंशन को, तो ये 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 6 महीना के लिए जो है नेशनल डोपिंग एजेंसी टेस्टिंग लेबोरेटरी जो इंडिया की है उसको वाडा ने एक्सटेंड कर दिया है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ये मोनाको ने, वाडा जो है मॉन्ट्रियल में है, ठीक है, मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में सिचुएटेड है। एक सा नाम था इसीलिए मेरे गलती से मुंह से निकल गया, अभी याद आया मेरे को। मॉन्ट्रियल कनाडा में है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और इसके जो हेड है ये भी याद रखिएगा, ये है विटोल्ड विटोल्ड बैंका, ठीक है, विटोल्ड बैंका जो है इसके हेड है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। मैं कुछ और बातें बताता हूँ वाडा के तहत, ठीक है। अभी वाडा इंडिया में जो रेगुलेट होता है उसको बोलते हैं नाडा, ठीक है, NADA, नाडा, ठीक है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर ये याद रखिएगा सुनील शेट्टी है, ठीक है, सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो नाडा के द्वारा अभी एक मोबाइल ऐप लाया गया है जिसका नाम है नाडा इंडिया, नाडा इंडिया। ये क्या करेगा, खिलाड़ियों को अलर्ट करेगा उन्हें क्या चीज़ से कौन सा चीज़ जो है खाना है, क्या कौन सा चीज़ नहीं खाना है, ये चीज़ के लिए नाडा इंडिया लाया गया है, एक मोबाइल ऐप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कौन सा कंट्री ने अभी लॉन्च किया है Z0 काउंसिल, ठीक है। Z0 काउंसिल क्या करेगा, ये एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है, जिसके तहत बताया जाएगा जो एयरलाइंस एमिशन है उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो नेट ज़ीरो काउंसिल ये लाया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लाया गया। इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा इंडियाज एम्बेसडर टू यूके उनका नाम है गायत्री कुमार, गायत्री कुमार जो है इंडियाज एम्बेसडर टू यूके है, ठीक है। इसका कैपिटल हो गया लंदन, यूके का। चलिए Z0 काउंसिल कौन लाया है, यूके के द्वारा, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी भी ये न्यूज़ में था, ये याद रखिएगा। जर्मनी ने अभी बताया है कि जितने भी उसके पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कार्बन एमिट करते हैं उनको क्लोजअप कर देगा, कब तक, 2038 तक, ठीक है, 2038 तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार ने अभी जो रिटायरमेंट एज है डॉक्टर्स का, ठीक है, डॉक्टर्स का रिटायरमेंट एज है उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो पहले 62 था, अभी कितना कर दिया गया है, ये है 65 ईयर्स, ठीक है। अभी जो है 62 से बढ़ा के 65 ईयर कर दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये पेंडेमिक को देखते हुए, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए इस तरह से काम किया गया है, ठीक है। उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा का गवर्नर गवर्नर याद रखिएगा गणेशी लाल,
गणेशी लाल। ठीक है, आप मेरे को सीएम जो है कमेंट करके आंसर में बताएंगे, उड़ीसा के सीएम कौन है। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है ये भी जो है रिटायरमेंट एज को घटाकर कितना सॉरी बढ़ा दिया है, अभी 59 कर दिया गया, पहले 58 था। ठीक है, पहले 58 था, उसको बढ़ा के 59 कर दिया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इंडिया जो है अभी एग्रीमेंट साइन किया है क्या चीज़ के लिए, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए इंडिया जो है एग्रीमेंट साइन किया है। तो बताना है किस कंट्री के साथ किया है, ये आपका कंट्री है, ये है मालदीव्स। ठीक है, मालदीव के साथ इंडिया ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के साथ। ठीक है, और ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, मालदीव से कुछ चीज़ बात और याद रखिएगा, जैसे कि हमारा इंडियन नेवी जो है ये यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु जो है इंडियन नेवी के द्वारा मालदीव्स में ऑपरेशन चलाया गया, और इंडियन एयरफोर्स इनके द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी। ठीक है, मालदीव्स का कैपिटल करेंसी, ये आप लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है मालदीव्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया जो है अभी फर्स्ट रेंज ऑफ 4475 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो है डिलीवर करने वाला है इंडिया को। ठीक है, तो बताना है कौन सा कंट्री है डिलीवर करने जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो उस कंट्री है उसका एक कंपनी है तिमासेक फाउंडेशन। ठीक है, तिमासेक फाउंडेशन उसके द्वारा डिलीवरी होने वाला है ऑक्सीजन सेंट्रेटर। ऑक्सीजन सेंट्रेटर्स क्या होता है, कंसनट्रेटर्स क्या होते हैं, ये एक तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर टाइप का है जो ब्रीदिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कंट्री है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर का जो तेमाशेक फाउंडेशन है उसके द्वारा अभी इंडिया में 4475 जो फर्स्ट रेंज है उसको डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ के पीएम अभी हाल ही में रीअपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है ली शिंग लुंग। ठीक है, ली शिंग लुंग जो है इनको हाल ही में यहाँ के पीएम बनाया गया है, और इनका प्रेसिडेंट याद रखिएगा, इनका नाम है हालिमा याकूब। ठीक है, हालिमा याकूब यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी नेशनल न्यूज़ सेक्रेटरी अपॉइंट्स हुए हैं कुछ कुछ मिनिस्ट्री में। तो ये देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए किनको बनाया गया है नेशनल यह मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। ठीक है, ये सुशील कुमार है, सुशील कुमार को बनाया गया है शेड्यूल्ड कास्ट में, यानी कि NCSC में सेक्रेटरी। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट। राम कुमार किस में बनाया गया है, राम कुमार अपॉइंट हुए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सेक्रेटरी। ठीक है, अनिल कुमार जैन जो है यह बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। ठीक है, माइंस में सेक्रेटरी बनाया गया है। अजय तिर्के बनाया गया लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्सेज में ये सेक्रेटरी बनाया गया है। एक नाम और याद रखिएगा जो है राजेश भूषण। ठीक है, राजेश भूषण को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण को। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, राम कुमार जो है वुमेन एंड चाइल्ड है, अनिल कुमार जैन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, अजय तिर्के जो है डिपार्टमेंट ऑफ से, और ये भी याद रखिए राजेश भूषण जो है ये आपके हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बैंक ने अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि जो कोविड-19 की वजह से ग्रीन कवरी है उसको बूस्ट किया जा सके, यानी कि जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके और ग्रीनरी को बूस्ट किया जाएगा। और इसके साथ डील किया गया है $20 बिलियन का। ठीक है, $20 बिलियन इस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बैंक है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा
पार्टनरशिप किया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिचुएटेड है आपका साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया में। एडीबी का आपको पता होगा, एडीबी का हेडक्वार्टर हो गया मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है एम आसाकावा, एम आसाकावा, और इसके अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है अशोक लवासा, अशोक लवासा, ये वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए वहाँ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी टीम अप किया है कौन से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो जो एरिया होता है, जो यानी कि स्टेडियम होते हैं, वहाँ पर वर्चुअल फैंस को सेटअप किया जाएगा, ठीक है, वर्चुअल फैंस, क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, तो पेंडेमिक में जो ऑडियंस है वो तो आ नहीं पा रहे हैं, इसी की वजह से वर्चुअल फैंस को वहाँ पर बैठाया जाएगा। तो ये किया है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप किया है वर्चुअल फैंस के साथ के लिए, ठीक है। चलिए NBA, NBA को याद रखिएगा, ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है और इसके जो हेड है इनका नाम है एडम सिल्वर, ठीक है, एडम सिल्वर जो है ये इसके हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ कर्नाटका गवर्नमेंट जो है अभी अमेंड कर दिए हैं एक एक्ट को, ठीक है, सॉरी एक नहीं, कुछ एक्ट्स को अमेंड किए हैं, या फिर एक एक्ट को, ये बताना है आपको क्या चीज़ के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो यहाँ जो आंसर आपका हो जाएगा ये है ऑल दी एबव, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और फैक्ट्रीज एक्ट, इन तीनों को कर्नाटका की सरकार जो है ये अमेंड कर दी हैं, ठीक है, और इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वहाँ की सरकार ने बोला है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अगर किसी फैक्ट्रीज में लेस देन, सॉरी मेरे, हाँ ठीक है, लेस देन 300 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, लेस देन 300 एम्प्लॉयज़ है, तो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल का इस फैक्ट्रीज को आप चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, अगर वो लॉस चल रही, या फिर आप चाहते हैं कंपनी को शट डाउन करने का, अगर 300 एम्प्लॉय से कम है तो, ठीक है, ये अमेंडमेंट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, इसमें सरकार बोली है कि अगर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स में अगर काम कर रही है तो उसमें आप लेस देन 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सकते हैं, और अगर नॉन इलेक्ट्रीफाइड यूनिट्स में काम कर रही है तो लेस देन 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आप हायर कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, ठीक है। इससे पहले जो था परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अभी इस एक्ट में अमेंडमेंट की वजह से 20 लेस देन 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन इलेक्ट्रीफाइड यूनिट एंड लेस देन 50 कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन नॉन इलेक्ट्रीफाइड यूनिट आप हायर कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसमें जो है जो लेबर के वर्क आवर है ये 125 आवर पर क्वार्टर, ठीक है, 125 आवर पर क्वार्टर, यानी 3 महीने में आप इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जो था ये 75 था, 75 आवर, लेकिन उसको अब बढ़ाकर 125 आवर कर दिया गया पर आवर, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑल दी अबव हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए लिख भी दिया यही चीज़ को, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज हैव लेस देन 300 एम्प्लॉयज कैन शट डाउन द विदाउट द गवर्नमेंट अप्रूवल, allows the factory to hire less than 20 laborers electrified and less than 50 laborers in non-electrified unit without government permission। और फैक्ट्रीज एक्ट में क्या किया गया है, जो पर क्वार्टर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है 125 आवर से, पहले कितना था 75 आवर, ठीक है। ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है अभी सेलिब्रेट कर रहा है 82nd, ठीक है, 82nd राइजिंग डे। तो बताना है इसको कब मनाया गया, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये जो है, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है AP महेश्वरी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG, ठीक है, AP महेश्वरी, ये हो गए आपके महेश्वरी, ये हो गए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG, ठीक है। तो ये अभी 82nd राइजिंग डे बनाया है 27 जुलाई को, ठीक है, 27 जुलाई को 1939 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था CRPF का।
ये भी याद रखिएगा, कारगिल दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को, कारगिल दिवस, ठीक है, कारगिल दिवस। और इसका ऑपरेशन भी था, ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय। 24 को हम लोग मनाते हैं नेशनल थर्मल इंजीनियरिंग डे, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग डे, ये हम लोग मनाते हैं 24 जुलाई को। और ये भी याद रखिएगा 23 जुलाई को हम लोग दो चीज़ मनाते हैं। पहला है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ठीक है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, सॉरी, ब्रॉडकास्टिंग डे। और दूसरा जो है ये है रिफ्रेशमेंट डे, रिफ्रेशमेंट डे, ये हो गया 23 जुलाई, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। और इस तरह का वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारे एनएससी चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। एनएससी ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक किसी तरह का क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम किसी को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, आज के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।